बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सनाउल्लाह नागरा। प्रोग्राम में आप लोगों को खुशामदीद। मुस्लिम लीग नून ने मीनार पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा पावर शो और अजीम शान एक जलसा किया है। इसको आप पाकिस्तान की सियासी तारीख का सबसे बड़ा जलसा कह सकते हैं कि जो कि मीनार पाकिस्तान में हुआ है। इस जलसे में जो शुरका की तादाद थी वो कितनी थी, तो इस हवाले से मुख्तलिफ रिपोर्ट्स, मुख्तलिफ आरा है। जैसा कि एजेंसियों की रिपोर्ट है कि जलसे में 1.5 से कोई 2 लाख लोग मौजूद थे, जबकि अखबारी रिपोर्ट्स हैं कि जलसे में कोई 1.5 लाख के करीब लोग मौजूद थे। मुस्लिम लीग नून के मुताबिक जलसे में 5 लाख लोगों की तादाद थी, जबकि PTI के मुताबिक जलसे में कोई 15 से 20,000 या 30,000 लोग थे। और इसी तरह से मैंने जो जलसे को देखा है, शुरका की तादाद को, मतलब सड़कों पे भी लोग बाहर मौजूद थे, जो कि सिर्फ जो जलसागाह थी वहाँ पर नहीं, बल्कि गिरदोनवा की जो सड़कें थी वो भी पैक हुई थी। तो इस हवाले से अगर अंदाज़ा लगाया तो जलसे में एक मुहताज अंदाजे के मुताबिक जो तादाद थी वो तकरीबन 3 लाख के लगभग या 3 लाख से ज़ायद लोग मौजूद थे वहाँ पर। जलसे में पहुँचने से पहले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने फ़ज़ाई जायज़ा भी लिया अपने हेलीकॉप्टर के ज़रिए। जिस हेलीकॉप्टर पे वो वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने पहले जलसागाह का फ़ज़ाई जायज़ा लिया कि जलसागाह में कितने लोग हो सकते हैं, और उसके बाद वो वहाँ पर गए और फिर उन्होंने वहाँ पर नमाज मगरिब अदा की। उसके बाद फिर मियाँ साहब जलसागाह आए और जो शुरका थे उनसे ख़ताब किया। तो मियाँ साहब ने अपने ख़ताब का आगाज़ जो था वो इस शेर से किया, कहाँ से छेड़ूं फसाना, कहाँ तमाम करूं, वो मेरी तरफ देखें तो मैं सलाम करूं। तो इस तरह से मियाँ साहब ने फिर अपने ख़ताब का आगाज़ किया, और ख़ताब में मियाँ साहब ने जो बातें की और उनकी गहराई जो थी, तो मैंने मियाँ साहब को एक बदला हुआ नवाज शरीफ देखा। मैंने मुस्लिम लीग नून को बहुत अरसा बतौर बीट रिपोर्टर कवर किया है। दर्जनों जो है वो मियाँ नवाज शरीफ के जलसे, तकारीर और मीडिया टॉक्स कवर की हैं, और उनमें अगर देखा जाए या जो मियाँ साहब का ये खिताब जो था, इसमें अगर देखा जाए जो कि अब उन्होंने 4 साल की जो तवील अरसा था जो बैरून मुल्क गुजारा और फिर आके उन्होंने कौम से इंटरेक्शन हुई उनकी, मियाँ साहब का ये जो खिताब था, इसमें मैंने उन्हें एक बदला हुआ नवाज शरीफ देखा। पहले ये था कि पहले उनकी बातों में एक सियासी चाल भी होती थी, सियासी मुफाद भी होता था, और फिर इसी तरह से सियासी इंतकाम की भी झलक होती थी। और अगरचे ये बात एक अलग है कि वो खिदमत जो थी, अवामी खिदमत वो थी, साथ साथ उसमें कोई जो है वो झोल नहीं थी, बल्कि उनकी जो अवामी खिदमत के मंसूबे हैं उसकी वजह से आज भी पाकिस्तान का जो निज़ाम है वो चल रहा है। चाहे दफाई निज़ाम है, चाहे मुआशी निज़ाम है, चाहे अवामी खिदमत के जो प्रोजेक्ट हैं, जो मंसूबे हैं, वो आप लोगों को आज भी जो है वो नज़र आ रहे होंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि उनके दौर में मुल्क ने बहुत तरक्की की है, और जब भी मुल्क तरक्की करने लगता था तो ये जो पहिया जो था उसको रोक दिया जाता था, तरक्की के पहिए को। लेकिन अब बदला हुआ नवाज शरीफ था, एक बदला हुआ नवाज शरीफ था जिसके दिल में कोई इंतकाम नहीं था, सियासी मुफाद नहीं, सिर्फ लीडर नहीं बल्कि मुझे एक मुदब्बर, एक अजीम मुफक्कर,
सियासी बसीरत व दनाई रखने वाला, गहरी सोच रखने वाला मुअल्लिम भी मुझे नजर आया। सिर्फ एक लीडर नहीं, अपने प्यारों को अपनी सियासत की फींड चलाने वाला और फिर कब्र में उतारने का मौका भी जिसको ना मिले, एक ऐसा बहादुर और पहाड़ जैसा हौसला रखने वाला मुझे नवाज शरीफ दिखाई दिया। और उन्होंने कहा, अगरचे उन्होंने अपने जो जख्म थे उनको रेतने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद उनका हौसला जो था वो जिद्दी था। और उन्होंने ये वाज़ेह अल्फाज में कहा कि मेरे दिल में कोई इंतकाम की तमन्ना नहीं है और ना ही मैं इंतकाम चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान की तरक्की हो, और हमने हमेशा मुल्क की तरक्की की है, मुल्क की तमीर नौ की है। जितनी भी तरक्की हुई है वो हमने ही की है, चाहे मोटरवेज़ हैं या जितने भी मंसूबे हैं, ये सारे मंसूबे जो हैं वो हमारे दौर के मंसूबे हैं। तो इसी तरह से मियाँ साहब को मैंने कल कौमी ही नहीं, एक बैनुल कौमी लीडर भी देखा, जिस तरह से उन्होंने फ़लस्तीन की बात की, ख़ास तौर पर फ़लस्तीन का झंडा लहराया, और फिर उन्होंने दुनिया से ये अपील की कि आप फ़लस्तीनियों का हक़ जो है, इस हक़ को आप नहीं छीन सकते, उन्हें भी जीने का मौका दिया जाए, उन्हें भी चैन की ज़िंदगी जीने का हक़ दिया जाए। और हम इसकी मजम्मत करते हैं जो वहाँ पर हो रहा है, हम इसको रद्द करते हैं। अगर उनका हक़ जो है उस पर कब्ज़ा किया गया तो पाकिस्तान इसको, या पाकिस्तानी अवाम कौम इसको किसी भी सूरत तस्लीम नहीं करेगी। तो ये अल्फाज जो थे ये एक लीडर के अल्फाज हो सकते हैं, और एक ऐसा लीडर जो कि एक कौमी नहीं बल्कि एक बैनुल कौमी लेवल का लीडर हो। और इसमें कोई शक नहीं है कि मियाँ साहब वाकई ही एक बैनुल कौमी लीडर तो है। जैसा कि उन्होंने एटमी धमाके जब किए तो क्लिंटन जो था, उन्होंने $5 अरब की उन्हें ऑफ़र की थी कि आप धमाके ना करें बल्कि हम पाकिस्तान को $5 अरब देते हैं। लेकिन इसके बावजूद मियाँ साहब ने धमाके किए, जिसकी वजह से पाकिस्तान का जो दफ़ाई निज़ाम था वो नाकाबिले तस्खीर हुआ, और पाकिस्तान का दफ़ा न सिर्फ मजबूत हुआ बल्कि आज हमारा दफ़ाई निज़ाम इस कदर मजबूत है कि हमें दुश्मन जो है हमारी तरफ मैली आँख भी उठाकर नहीं देख सकता। तो इसी तरह से फिर आगे हम देखते हैं कि मियाँ साहब ने जिस तरह से जवानों को वहाँ पर जो मौजूद थे और जितने भी पाकिस्तान के जवान जो सुन रहे थे, नौजवान, उनको नसीहत की कि गाली का जवाब गाली से नहीं देना। फिर ख़वातीन के हवाले से बात की जो वहाँ पर ख़वातीन मौजूद थी कि हमारी माएँ बहनें यहाँ पर मौजूद हैं, देखो यहाँ पर ढोल की थाप पर कोई रक़्स या नाच गाना नहीं हो रहा, बल्कि ये कितने आराम से जो है वो जलसे में बैठी हुई तकारीर सुन रही हैं। और इसी तरह से उन्होंने फिर ये बात की कि नवाज शरीफ के दिल में किसी के लिए कोई इंतकाम नहीं है, सबको आइन के मुताबिक इकट्ठे मिल बैठकर पाकिस्तान की तरक्की के लिए सोचना चाहिए, क्योंकि अब कोताही की कोई गुंजाइश नहीं है, बल्कि हमें डबल स्पीड के साथ दौड़ना पड़ेगा, और डबल स्पीड के साथ दौड़ते हुए हमें ये जो हाथों में हमारे कशकोल है इसको भी तोड़ना होगा। इसी तरह से उन्होंने महंगाई के हवाले से बात की कि ये जो महंगाई है, मौजूदा महंगाई जो है, ये शहबाज शरीफ के दौर में महंगाई नहीं हुई, ये महंगाई पहले से शुरू हो चुकी थी होनी, जब नवाज शरीफ को गवर्नमेंट से निकाला गया था। वो बाकायदा बिजली के बिल साथ लेकर आए, और उन्होंने कहा डॉलर और जो बिजली थी ये इनके कंट्रोल में नहीं थी। नवाज शरीफ अपने साथ बिजली के बिल भी लेकर आए, उन्होंने कहा ये बड़ी मुश्किल से मैं तलाश करके बिल लेके आया हूँ। एक बिल जो था वो मई 2016 में नसरुल्लाह खान का बिल था, ये बिल जो था ये 1317 रुपये, और इसी बंदे का बिल जो अगस्त 2022 में 15,687 रुपये का बिल है। और इसी तरह से मार्च 2017 में सईद नामी शख्स का बिल जो कि 760 रुपये का था, और इसी तरह से अगस्त 2022 में ये बिल जो था ये 8,220 रुपये का था। तो उन्होंने कहा ये कोई आप शहबाज शरीफ ने किया था ये सब कुछ। इसी तरह से फिर मियाँ नवाज शरीफ ने तारीखी जलसे से खिताब करते हुए अपना फ्यूचर का, अपनी आने वाली हुकूमत में जो वो काम करना चाहते हैं, अगर उन्हें इलेक्शन के बाद हुकूमत मिलती है
تو وہ جو کام کرنا چاہتے ہیں اس حوالے سے انہوں نے مسلم لیگ نون کا ایک ایجنڈا جو تھا وہ بھی عوام کے سامنے رکھا۔ انہوں نے کہا ہمارا جو ایجنڈا ہے وہ ملک و قوم کی تعمیر نو کرنا اور قومی ملکیتی جو ادارے ہیں ان کا بہتر انتظام کرنا ہے۔ اسی طرح سے بجلی اور ڈالر کے ریٹس جو ہیں ان کو کم کرنا، مہنگائی اور بے روزگاری کا خاتمہ کرنا، جبکہ برآمدات کو بڑھانا، زراعت میں انقلابی اصلاحات لے کے آنا، نظام انصاف کو بہتر کرنا، اور پھر اسی طرح سے ملک کو، پاکستان کو آئی ٹی پاور بنانا، جبکہ نوجوانوں اور خواتین کے لیے خصوصی جو ہے وہ کام کرنا اور اس پر خصوصی طور پر توجہ دینا، موٹر ویز بنانا، اور سارے کام جو ہیں انہوں نے کہا ہم اپنے دور حکومت میں کریں گے، ان فیوچر مسلم لیگ نون کرے گی۔ نواز شریف نے جب بھی جو کہا ہے وہ کر کے دکھایا ہے، اور آئندہ بھی نواز شریف یہ سب کر کے دکھائے گا۔ اگر انہوں نے اپنا ایک ذکر کیا کہ خیر انہوں نے بات کی تھی کہ 1990 میں سے لے کر آج تک، یعنی انہوں نے کہا کہ کوئی 23 سال بنتے ہیں، جبکہ یہ 33 ایئرز بنتے ہیں۔ وہ میرے خیال میں بات کرنا چاہ رہے تھے 1999 سے وہ بات کرنا چاہ رہے تھے جب مشرف نے ماشاء اللہ لگایا تھا، تو آج تک 23 سال بنتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ وہ کبھی جیلوں میں رہے اس دوران، اور کبھی اپنے مقدمات بھگتے رہے، کبھی جلا وطنی انہوں نے، یہ 15 سال جو ہے وہ اس میں سے نکال دے۔ اگر یہ 23 سال نواز شریف کو مل جاتے تو آج ملک جو تھا وہ جنت بن جاتا۔ تو اس طرح سے انہوں نے وہ بھی ذکر کیا، اور پھر انہوں نے اپنا یہ جو ایک ایجنڈا تھا مسلم لیگ نون کا، جو ترقیاتی ایجنڈا، جو ملک کی تعمیر نو کا ایجنڈا جو تھا، وہ انہوں نے عوام کے سامنے رکھا اور کہا کہ اگر ہمیں موقع ملا تو ہم انشاءاللہ اس کو پایا تکمیل تک پہنچائیں گے۔ اسی طرح سے انہوں نے کہا ہم سے ہمارا بیانیہ پوچھتے ہیں، ہمارا بیانیہ پوچھنا ہے تو اورنج لائن سے پوچھو، گرین لائن سے پوچھو، موٹر ویز سے پوچھو، چاگی کے دھماکوں سے پوچھو ہمارا بیانیہ۔ ہمارا بیانیہ روٹی ڈالر کی جو قیمت تھی اس سے پوچھو، ہمارا بیانیہ اخلاقیات سے پوچھو، یہ کیا تھا ہمارا بیانیہ، بزرگوں کی عزت سے پوچھو۔ تو یہ انہوں نے باتیں کی کہ ہم نے کبھی بزرگوں کی پگڑی نہیں اچھالی۔ پھر انہوں نے اسی طرح سے کشمیر کی بات کی، انہوں نے ہمسایوں کی بات کی کہ ہمسایوں کے ساتھ ہمیں بہتر تعلقات بنا کر رہنا ہوگا۔ انہوں نے فلسطین کی بات کی، انہوں نے فورن پالیسی کی بات کی کہ ہمیں اپنے ملک کے مفاد میں فورن پالیسی بنانی ہے۔ تو یہ ساری باتیں جو تھیں میاں نواز شریف نے جلسے میں کی۔ اسی طرح سے انہوں نے کہا کہ یہ کہاں کا فیصلہ تھا۔ انہوں نے پھر بات کی کہ آج جو ملک کے حالات ہیں یہ اس وجہ سے ہیں کہ بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کی وجہ سے میری چھٹی کروا دی گئی۔ یہ کہاں کا فیصلہ تھا، یہ کس نے فیصلہ کیا تھا؟ آج جو ملک کا حال ہے، ملک بربادیوں کی حد کو چھو رہا ہے، لیکن ہم اس کو واپس لے کر آئیں گے۔ یہ میاں نواز شریف نے اپنا عزم کیا ہے اپنی تقریر میں کہ ہم پاکستان کے حالات کو بہتر کریں گے اور پاکستان پھر سے اپنا کھویا ہوا مقام جو ہے وہ حاصل کرے گا۔ یہ تھا جی میاں صاحب کا خطاب۔ اس کے جدہ جدہ پوائنٹ جو تھے وہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میاں صاحب نے ماضی میں بھی ان کو جتنی بار بھی حکومت ملی، انہوں نے عوام کے ساتھ جو بھی وعدے کیے یا ان کا جو بھی منشور بنا عوامی خدمت کا، انہوں نے اس پر عمل درآمد کر کے دکھایا۔ جو کہا وہ کر کے دکھایا، عوام کے ساتھ جو وعدے کیے ان کو وفا کیا، اور اب بھی پاکستانی قوم، عوام یہ امید رکھتے ہیں کہ میاں نواز شریف اگر حکومت میں آئے، وہ چوتھی بار وزیر اعظم بنے، تو عوام یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ جو بھی وعدے کریں گے یا جو بھی انہوں نے یہ ایجنڈا عوام کے سامنے رکھا ہے، اس کے مطابق وہ اپنی پالیسی سیٹ کریں گے اور پھر اس پر عمل کر کے دکھائیں گے، اور پاکستان کو بحرانوں سے نکال کر خوشحالی اور ترقی کی جانب لے کر آئیں گے۔ اجازت دیجیے جی، اللہ حافظ۔